Francis Bacon, father of English essays. Bacon is popularly called the father of English essays. He borrowed the form from French writer Michel de Montaigne. Montaigne's essays were personal, but Bacon's essays are impersonal and objective. मोंटेनिया एक फ्रेंच राइटर था जिसे हम फादर ऑफ द मॉडर्न एसे कहते हैं, और जो बेकन है वो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं। मोंटेनिया के एसेज पर्सनल होते थे, बेकन के एसे इम्पर्सनल होते थे। मतलब मोंटेनिया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखता था, सब्जेक्टिव था, और जो बेकन था वो इम्पर्सनल राइटिंग करता था और ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव मतलब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का इजहार करता था, और इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो सभी पे लागू हो। His essays are loaded with practical wisdom and worldly knowledge. बेकन के जो ऐसे थे वो प्रैक्टिकल विजडम से भरे हुए थे और वर्ल्डली दुनियादारी की नॉलेज सिखाते थे। He published essays in 3 editions: 1597 edition 10 essays, 1612 38 essays, and 1625 58 essays. Exam point of view से Of Studies was first published in the 1597 edition. यहाँ पे एक वर्ड essay, essay फ्रेंच में essay का मतलब होता है to try, to attempt। तो कुछ नया ट्रायल किया था, कुछ नया ट्राई किया था, कुछ नया अटेम्प्ट किया था। किसने? मोंटेनिया ने। नेक्स्ट है बेकन्स यूनिक राइटिंग स्टाइल। हमने की टर्म यहां पे यूज की है एफोरिस्टिक, सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वेरी फ्यू वर्ड्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत कुछ कह देना कुछ शब्दों में। तो जैसे कि नॉलेज इज पावर, ये बेकन ने कहा, तो उसने थोड़े से शब्दों को यूज कर बहुत गहरा हमें एक मैसेज दिया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, शेक्सपियर। टाइम इज मनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सब एफोरिस्टिक स्टाइल की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है प्रैग्मैटिक अप्रोच, focuses on practical utility and worldly success rather than pure morality. Pragmatic means जो practical हो, ठीक है। इमोशनल का उल्टा, एक इंसान इमोशनल होता है और एक रैशनल होता है। रैशनल वाला प्रैक्टिकल होता है, वो दिमाग से सोचता है, दिमाग लगाता है, मन की नहीं सुनता। अब आपके एग्जाम है और आपका मन करे कि हम मूवी देख लें, तो अब यहाँ पर आप रैशनल नहीं हैं, इररैशनल हैं, ठीक है। उसकी बजाय आप क्या सोचें कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढूं, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये प्रैग्मैटिक अप्रोच है, रैशनल अप्रोच है। फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड वर्ल्डली सक्सेस rather देन प्योर मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब सही और गलत की तुम्हें पता होना। तो कहता बेकन अपने एसेस के थ्रू हमें प्रैग्मेटिज्म सिखाता है, प्योर मोरालिटी पे नहीं भरोसा करता वो, कि जैसे डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वे इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। और प्योर मोरालिटी का मतलब डूइंग समथिंग ओनली बिकॉज इट इज मॉरली राइट विदाउट कंसिडरिंग प्रैक्टिकल आउटकम्स। बिना ये सोचे समझे कि उसका प्रैक्टिकल आउटकम क्या आएगा, हम सही और गलत के तौर पर कि ये करना सही है इसलिए हम वो चीज़ कर देते हैं। जैसे कि आपके पास खाने के लिए सिर्फ 50 रुपये बचे हैं और आपके पास कोई भीख मांगने आ जाए और वो 50 रुपये आप उसको दे दो, तो मॉरली तो आपने सही किया, बट प्रैग्मेटिकली अगर आप सोचें तो क्या आप सही थे? नेक्स्ट है यूज ऑफ बैलेंस सेंटेंसेस एंड एंटीथेसिस टू वे प्रोज एंड कॉन्स। जो बेकन था उसके सेंटेंसेस बैलेंस्ड होते थे और एंटीथेसिस का वो यूज करता था। एंटीथेसिस मीन्स टू ऑपोजिट और contrasting ideas are placed together in a balanced sentence.
दो ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जब एक साथ जोड़े जाएं एक सेंटेंस में, उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। जैसे कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच बोलना चांदी के जैसा है, बट चुप रहना सोने जैसा है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बहुत लोगों को बुलाया जाता है, बट कुछ एक को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत और कुछ, साइलेंस और स्पीच, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज थे, कॉन्ट्रास्ट में थे, ऑपोजिट में थे। इनको बैलेंस किया तो ये एंटीथेसिस कहलाएंगे। लोडेड विद क्लासिकल लैटिन कोट्स एंड हिस्टोरिकल इलिस्ट्रेशंस। जो बेकन की राइटिंग थी, हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स इनकी, कि लैटिन कोट्स होते थे, उसमें क्लासिकल एंड हिस्टोरिकल इलिस्ट्रेशंस होती थी, ड्यूअल टोन होती थी। स्पीक्स लाइक अ मॉरल गाइड, एक मॉरल गाइड के तौर पर वो बोलते थे, बट जो विजडम उनकी थी वो क्या थी, दुनिया में कैसे हम सरवाइव करें। अलेक्जेंडर पोप ने बेकन के लिए क्या कहा है, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अब हम ऐसे पढ़ते हैं ऑफ स्टडीज बेकन का। बैकग्राउंड क्या है, इट इज बेकन्स मोस्ट फेमस एंड वाइडली रेड एसे, डील्स विद द बेनिफिट्स, पर्पसेस एंड करेक्ट यूज ऑफ रीडिंग बुक्स एंड स्टडिंग। जैसे कि नाम है ऑफ स्टडीज, पढ़ना समझना, इसके रिलेटेड, किताबों को पढ़ना स्टडी करना, इसके रिलेटेड। एक्सप्लेन्स हाउ स्टडीज एनहांस ह्यूमन नेचर एंड क्योर मेंटल डिफेक्ट्स, कि किस तरीके से स्टडीज पढ़ना एक इंसान के नेचर को इन्हांस करता है, बेहतर करता है, और यहाँ तक कि कुछ मेंटल डिफेक्ट्स को भी, कमियों को भी क्योर करता है। वॉर्न्स अगेंस्ट ओवर स्टडीज, कुछ लोग हद से ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, और स्टडिंग मेरली फॉर शोइंग ऑफ, और कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं। तो कहता इन चीज़ों को हमें नहीं करना। Advocates a balanced approach between theoretical study and real life experience. बेकन कहता है कि theoretical और practical में दोनों बैलेंस होना चाहिए, इससे परफेक्ट ग्रोथ होगी। स्ट्रक्चर ऑफ स्टडीज, स्ट्रक्चर क्या है ऑफ स्टडीज ऐसे का, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 चीफ यूजेस ऑफ स्टडीज, पढ़ने के 3 मुख्य फायदे क्या हैं। पहला है डिलाइट, खुद के प्लेजर के लिए पढ़ना। डिलाइट, जब हम अकेले हैं, प्राइवेसी है हमारे पास, तो हम खुद के प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि कोई नॉवल पढ़ लिया। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब गहना, ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होती है, दिखाने के लिए होती है, ठीक है, सुंदर लगती है वो। तो डिस्कोर्स मतलब कन्वर्सेशन, और ये कन्वर्सेशन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन नहीं होती। जब डिस्कोर्स होता है तो मतलब वो इंसान हकदार है उस बात को कहने का। जैसे कि कोई आपको कहे कि आप बीमार हैं, तो आप उस बात को तब तक सीरियस नहीं ले सकते जब तक वो डॉक्टर ना हो। डॉक्टर आपको कह सकता है कि आपको ये बीमारी है, पर कोई और इंसान इस कहने का हकदार नहीं है कि आपको ये बीमारी है, जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा, क्योंकि मेडिसिन एक डिस्कोर्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से कहता स्टडीज, जब हम रीडिंग करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, कहता तो हम वो अच्छी बातें अपने डिस्कोर्स में लेके आते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में लेके आते हैं, फिर 2 लोग जो इन बातों को समझ पाते हैं, हम वहाँ बात करते हैं इन चीज़ों की। और सबसे इम्पोर्टेंट, एबिलिटी, काबिलियत देती है स्टडीज हमें सही और गलत में पहचान करने की, जजमेंट करने की। उसके बाद बेकन ने 3 कैटेगरीज की बुक्स के बारे में जिक्र किया है। कहता कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसे हमें सिर्फ टेस्ट करना है, टू बी टेस्टेड, जिसे हमें पूरी नहीं पढ़नी, कुछ कुछ चीज़ों को ही पढ़ना है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को ही टेस्ट करना है। स्वेलो, स्वेलो, जब हम कोई चीज़ स्वेलो करते हैं, तो जब हम कोई चीज़ स्वेलो करते हैं तो हम गिटक जाते हैं जल्दी से उस चीज़ को, जैसे मेडिसिन है, जल्दी से पानी के साथ हम पी जाते हैं। तो कहता हमें वो पूरी पढ़नी है जल्दी से,
ठीक है, च्यूड एंड डाइजेस्टेड। परंतु कहता कुछ बुक्स इतनी अच्छी होती हैं जिन्हें हमें चबा जाना है, डाइजेस्ट कर देना है, रीड क्लोजली विथ केयर। फिर 3 असर बताए हैं, इफेक्ट्स बताए हैं रीडिंग के। कहता रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, एक कंप्लीट इंसान बनाती है रीडिंग। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस मतलब अगेन डिस्कोर्स, कन्वर्सेशन। जब इंसान कॉन्फ्रेंस करता है, कन्वर्सेशन करता है, तो एक रेडी मैन तैयार होता है, मतलब जो बातों का जवाब दे सके। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग से एक एग्जैक्ट पूर्ण मैन बनता है। एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 3 चीफ यूजेस क्या है स्टडीज के, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, टू बी टेस्टेड, स्वेलोड एंड च्यूड। 3 इफेक्ट्स क्या हैं, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ स्टडीज। अब हम पार्ट 1 का जिक्र करेंगे, जो लाइन्स ऐसे से उठाई गई हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो स्टडीज हैं उससे क्या मिलता है, हमें डिलाइट मिलता है, ये ऑर्नामेंट के तौर पर यूज होती हैं और हमारी काबिलियत को बढ़ाती हैं। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। डिलाइट कब मिलता है, जब हम प्राइवेटली हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ हमें कोई तंग नहीं कर रहा, और रिटायर्ड है। रिटायर्ड मतलब ये नहीं कि पेंशन आ रही है हमारी, वो वाला रिटायर्ड नहीं। रिटायर्ड का मतलब यहाँ पर ये है हमारे सारा दिन का काम पूरा हो चुका है, जो हमारी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो चुकी है, अब हम आराम से वो कर सकते हैं जो हमें पसंद है, जैसे कि यहाँ पर रीडिंग। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, जब हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जो हमने किताबों में अच्छी चीज़ें पढ़ी, अच्छे वर्ड्स पढ़े, वो हम यूज़ करते हैं, तो एक खूबसूरती के तौर पर हमारी ऑर्नामेंट के तौर पर हमारी जो बातचीत वो सामने आती है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी काबिलियत देती है कौन, स्टडीज। क्राफ्टी मैन, जो चालाक तेज लोग होते हैं, दे कंटेम स्टडीज। कंटेम मीन्स डिस्पाइज, दे हेट स्टडीज। सिंपल मैन एडमायर देम, जो भोले लोग होते हैं वो एडमायर करते हैं। उन्हें खुद को नहीं पता होता कि क्या है, बट उनको ये जरूर पता होता है कि कोई जो किताबें पढ़ता है वो काफी महान लोग होते हैं, तो उनको ये लगता है, तो सिंपल मैन एडमायर करते हैं। परंतु जो वाइस मैन होते हैं वो इन किताबों का, स्टडीज का, रीडिंग का यूज करते हैं अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि नहीं तुम सही हो, मैं तुम गलत हो, मैं सही हूं, इसके लिए नहीं पढ़ना हमें। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, हमें इसलिए भी नहीं स्टडी करनी कि जो लिखा है किताबों में वही सच है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि हमारे पास कहने को, बोलने को कुछ अच्छी लाइन्स हों, कुछ वर्ड्स हों, इसलिए नहीं पढ़ना हमें। हमें पढ़ना है तो इसलिए टू वे एंड कंसीडर, हम तोल सकें कि ये जो बात लिखी है क्या ये सही है, कितनी सही है, कहाँ तक सही है, और कंसीडर कर सकें कि ये मेरे क्या काम आएगी। क्राफ्टी मैन डिस्पाइज कंटेम्प स्टडीज बिकॉज दे रिलाई ऑन ट्रिक्स, जो क्राफ्टी, जो तेज क्लेवर लोग होते हैं वो डिस्पाइज करते हैं स्टडीज को, क्योंकि वो अपनी ट्रिक्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सिंपल मैन लुक एट स्टडीज विद ब्लाइंड एडमायरेशन, जो सिंपल लोग होते हैं वो ब्लाइंडली एडमायर करते हैं स्टडीज को। वाइज मैन अप्लाई स्टडीज प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ, जो वाइज मैन होते हैं वो अप्लाई करते हैं स्टडीज को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में। सो गोल ऑफ रीडिंग इज नॉट टू आर्ग्यू बट टू वे एंड कंसिडर फैक्ट्स कामली। पार्ट 2 की कोटेशन है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें सिर्फ टेस्ट करना है, कुछ पार्ट्स को ही पढ़ना है। others to be swallowed, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें फटाफट स्वेलो कर लेना है, फटाफट पढ़ लेना है।
परंतु कुछ ऐसी होंगी जिसमें हमें धीरे धीरे एक एक वर्ड को समझना है, चबाना है और डाइजेस्ट करना है। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग से एक फुल मैन बनता है, कॉन्फ्रेंस बातचीत से एक रेडी मैन बनता है जो रेडी रहता है हर चीज़ का जवाब देने के लिए, और राइटिंग से एक एग्जैक्ट मैन बनता है। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। जब हम हिस्ट्री मीन्स पास्ट, जब हम पास्ट की चीज़ों से सीखते हैं तो हम वाइस बनते हैं। पोएट्स विटी, जब पोएट्स किताबें पढ़ते हैं तो वो विटी बन जाते हैं। विटी मीन्स क्रिएटिव। द मैथमेटिक्स सब्टाइल मीन्स सटल। मैथमेटिक्स से इंसान को लॉजिकल रीजनिंग का पता लगता है, क्या कितना सही है कितना गलत है, ऐसे करने से क्या होगा और ऐसे करने से क्या हमें मिलेगा। तो वो काफ़ी सटल तरीके से, सटल मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रख लेना, पकड़ कर लेना। नेचुरल फिलोसफी डीप, जो नेचुरल फिलोसफी होती है उससे इंसान बहुत डीप में सोचने की काबिलियत पाता है। मॉरल ग्रेव, और ग्रेव यहाँ पर सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल। मॉरल ग्रेव मतलब वो इंसान सही और गलत की पहचान कर सकता है और रिस्पॉन्सिबल एक इंसान बनकर बाहर आता है। लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट। कंटेंट मीन्स डिबेट एंड रेटोरिक मतलब जैसे कि एक लॉयर होता है या फिर एक पॉलिटिशियन इमेजिन कीजिए जो काफ़ी बोलने में अच्छा वक्ता हो। तो कहता इन चीज़ों से, लॉजिक और रेटोरिक से एक इंसान में किसकी काबिलियत आती है? टू कंटेंट। कंटेंट मीन्स टू डिबेट एंड आर्ग्यू स्किलफुली। फिर एक यहाँ पे लैटिन का फ्रेज है जिसका मतलब है स्टडीज पास इनटू करेक्टर। स्टडीज, आप जो पढ़ते हैं वो आपके करेक्टर में आ जाता है। करेक्टर मतलब जो भी आपका नेचर है वो आपके नेचर में, जो आपने पढ़ा वो आपके नेचर में ढल जाता है। Nay, there is no stone or impediment in the wit but may be wrought out by fit studies. Like as disease of the body may have appropriate exercises, bowling is good for the stone and range, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head. So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. कहता ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान को रोक सके, ठीक है, कि जैसे कि कोई डिजीज है बॉडी का, हर डिजीज के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। जैसे कि बॉलिंग से गुड फॉर स्टोन एंड रेंस, शूटिंग से लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग से स्टमक, राइडिंग से हेड। तो उसी तरीके से एक इंसान का अगर दिमाग ज़्यादा यहाँ वहाँ घूम रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो कहता वो मैथमेटिक्स पढ़ ले। मैथमेटिक्स क्योर्स ए वॉन्डरिंग माइंड, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। Scholastic philosophy helps if a man cannot find differences. Hair splitters. Hair splitters मतलब छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की काबिलियत। कहता अगर कोई इंसान दो चीज़ों में अगर डिफरेंस नहीं ढूंढ पा रहा है, उसे स्कॉलेस्टिक फिलोसफी पढ़ लेनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग। लॉयर्स केसेस हेल्प इफ ए मैन इज नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि बीट ओवर मैटर्स का मतलब क्या है। तो बीट ओवर मैटर्स मतलब टू एग्जामिन एवरी डिटेल केयरफुली और टू कंसीडर ऑल साइड्स ऑफ एन इशू। तो कहता अगर कोई इंसान ये नहीं देख पा रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो उसको लॉयर्स के केसेस की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एक लॉयर हर पहलू को मद्देनज़र रख के फिर बोलता है। एक लैटिन फ्रेज और है जिसका मतलब है स्टडीज इन्फ्लुएंस करेक्टर। जैसा आप पढ़ते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अब आरपीएससी ग्रेड 2 में जो वन लाइनर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं वो हम करेंगे। इन विच ईयर वॉज द एसे ऑफ स्टडीज फर्स्ट पब्लिश्ड?
1597 in the first edition of Bacon's Essays. According to Bacon, what kind of men despise contempt studies? Crafty men. Complete the quote. Reading make the full man, conference a ready man, and writing exact man. What study is suggested by Bacon to cure a wandering mind? Mathematics. What does the Latin expression abiunt studia in mores mean? Studies pass into character. Next है, who called Francis Bacon the wisest, brightest, meanest of mankind? Alexander Pope. What type of books should be chewed and digested according to Bacon? Some few books, important ones read with full attention and care. What is the main characteristic style of Bacon's writing? Aphoristic style, pithy, concise, proverb-like statements. According to Bacon, what use of studies serves for ornament in a person? Use in discourse, conversation. If a person is unable to find differences or distinguish points, what should he study? Schoolmen, scholastic philosophy, hair splitters. Thank you.